नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्कूल। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दीपक नाइट्रेट के बारे में। और दीपक नाइट्रेट कंपनी की बात करें तो ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। और पिछले कुछ सालों की बात करें तो केमिकल सेक्टर के अंदर काफ़ी हमें खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मोस्ट ऑफ कंपनियां हैं या तो कंसोलिडेट कर रही हैं या तो फिर कहें तो गिरावट ही देखने को मिल रहा है। और वैसे में ही एक दिग्गज कंपनी है दीपक नाइट्रेट जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। और इस कंपनी के शेयर प्राइस में देखें तो पिछले दिन एक ही दिन के अंदर आपको 15.78% की गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है ये भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और साथ साथ में जो फंडामेंटल है इसका वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब डायरेक्ट मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी तरह की रिकमेंडेशन और टिप्स नहीं देता आपको कि आप किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी तरह की पोजीशन बनाएं, बाय करें, होल्ड करें या ट्रेडिंग करें। वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की रिकमेंडेशन और टिप्स नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अब देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक दिन के अंदर आप देखें तो 15% की ऑलमोस्ट गिरावट देखने को मिल रही है। और पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें तो 6 महीने में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 35% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं पे अगर बात करें एक साल की तो एक साल के अंदर आपको 18% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो जहां तक हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म के अंदर तो कंपनी के शेयर प्राइस में जस्ट और जस्ट गिरावट ही देखने को हमें मिली है। और वहीं पे बात करते हैं अगर लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में हम जैसे जाएंगे 5 साल के अंदर, तो 5 साल के अंदर आप देखेंगे तो टोटल पिक्चर चेंज हो जाती है और आपको 300% के रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो यही डिफरेंट होता है जैसे ही आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं किसी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर, किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आपको रिटर्न तो मिलेंगे ही। और यहाँ पे भी हम ध्यान से अगर देखें तो कंपनी काफ़ी अरसे से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में हमें देखने को मिली थी। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक अच्छा सा मूवमेंट आपको देखने को मिला। लेकिन जैसे ही मार्केट में गिरावट देखने को मिली, इस कंपनी के शेयर प्राइस में भी हमें गिरावट देखने को मिली। और अगर एक दिन की बात करें तो आपको 15% गिरते हुए देखने को मिला। और इसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में तो आपको टोटली ऑलमोस्ट 10,500% के रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितनी भी अच्छी कंपनियां होती हैं उनके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्ले करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको उसके रिटर्न अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और उसको डिस्कस करने के लिए हम डायरेक्ट आ जाएंगे स्क्रीनर के ऊपर। और स्क्रीनर के ऊपर हम देखते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीनर के ऊपर जो कंपनी है उसको ओपन कर लिया है। और अबाउट सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे तो अबाउट सेक्शन के अंदर आप देख सकते कंपनी 1970 के अंदर कंपनी स्टेब्लिश की गई थी। और कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करती है तो यहाँ पे हम देखें तो बेसिक, इंटरमीडिएट, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट एंड फेनोलिक्स। और इसके बाद कंपनी की जो अदर डिटेल है वो हम एक बार चेक करें तो कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 25,922 का मार्केट कैप है, जिसे देख के हमें पता चलता है कि कंपनी एक मिड कैप साइज की कंपनी है। और जो भी मिड कैप या छोटी साइज की कंपनियां होती हैं उनके अंदर गिरावट काफ़ी क्रूशियल होती है। या तो गिरावट आएगी तो भी बहुत तेज़ी से आएगी, और साथ साथ में अगर कंपनी के शेयर प्राइस में अगर जंप देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी तो वो भी हमें काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलती है। और वहीं पे अगर बात करें पी रेशियो की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 37.5% का जो पी रेशियो देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू बात करें तो 2 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। और वहीं पर बात करें डिविडेंड यील्ड की तो वो आपको 0.39% देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। चार्ट पैटर्न तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अब बात करें अगर पीयर्स की या फिर कहें तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसकी अगर बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें पीडिलाइट इंडस्ट्री, एसआरएफ, लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, गोदरेज इंडस्ट्री, और लास्ट में यहाँ पे दीपक नाइट्रेट खुद, और उसके बाद टाटा केमिकल। तो इस सेक्टर के अंदर जो केमिकल सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी आपको देखने को मिल जाती हैं। और बात करें वहीं पे अगर केमिकल सेक्टर की तो केमिकल सेक्टर वैसे काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसको। तो क्वार्टरली कंसोलिडेटेड रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कितने का सेल किया है, ऑलमोस्ट 19,000 का कंपनी ने सेल किया है। जो पिछले क्वार्टर की बात करें तो वो 2,000 था। तो अभी अगर बात करें तो क्वार्टरली आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और बात करें ईयरली तो ईयरली भी ऑलमोस्ट 2,000 के समथिंग कंपनी ने सेल किया था। और इस क्वार्टर की अगर बात करें तो वहाँ पे 1,900 का आपको सेल्स देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही फेज में हमें कंपनी के सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं पे अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो सेल्स में से अगर हम एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। और वहाँ पे भी अगर आप देखें तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही फेज में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 300 का 169 हो चुका है, और क्वार्टरली अगर हम देखें तो 298 का 169 देखने को मिल रहा है। तो ईयरली और क्वार्टरली
जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। और वहीं पे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 98 आपको देखने को मिल रहा है, जो क्वार्टरली 194 था और ईयरली 200 के आसपास आपको देखने को मिल रहा था। तो 200 का 98 हो चुका है, 194 का 98 हो चुका है। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही फेज में हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट के अंदर भी काफ़ी अच्छी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और यही रीज़न था कि कंपनी के शेयर प्राइस में आपको एक ही दिन के अंदर ऑलमोस्ट 15 से 16% की आपको गिरावट देखने को मिली, क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो उतने अच्छे नहीं आए हैं और उस वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में आपको इतनी बड़ी जो है गिरावट देखने को मिली। और ओवरऑल हम देखें केमिकल सेक्टर की, तो केमिकल सेक्टर में पहले से ही हमें गिरावट देखने को मिल रही थी और साथ साथ में जो कंपनियों के रिजल्ट हैं अगर इस तरह के आते हैं तो और भी ज़्यादा ये जो गिरावट है और भी इंटेंस हो जाती है और भी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम देखें तो यहाँ पर डायरेक्ट हम देखेंगे नेट प्रॉफिट को। तो नेट प्रॉफिट में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो एक टाइम पे 53 आपको देखने को मिला था, उसके बाद 63 हुआ, 96 हुआ, 79 हुआ, 174 हुआ, 600 हुआ, 700 हुआ और 1000 हुआ। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक टाइम पे आप देखें तो कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिली थी। 53 से लेके 1000 तक कंपनी ने कंटिन्यूस आपको नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ दिखाई है। लेकिन बात करें यहाँ से कुछ सालों के अंदर, जैसे ही कंपनी ने 1000 का जो मार्क था उसको टच किया, उसके बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहाँ पे हल्की सी गिरावट देखने को मिली और 1000 से प्रॉफिट घट के 800 पे आ गया और उसके बाद दूसरे साल के अंदर भी 800 के आसपास देखने को मिला और फिर उसके बाद अभी जो है नेट प्रॉफिट आपको 749 देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 800 के आसपास आपको देखने को मिल रहा था। तो ये नेट प्रॉफिट देखने के बाद हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन उससे पहले कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और इसके बाद हम जो कंपनी का बैलेंस शीट है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व और सरप्लस की अगर हम बात करें तो मार्च 2015 के अंदर आप देखें तो रिजर्व कंपनी के पास कितने थे, 325 और अभी वो रिजर्व बढ़कर कितने हो चुके हैं, 5061। तो ऐसा कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने जो रिजर्व हैं काफी अच्छे से मेंटेन करके रखे हुए हैं। और रिजर्व की अगर बात करें तो रिजर्व आते कहां से हैं, तो रिजर्व हम देखें तो कि कंपनियों को जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ये रिजर्व के रूप में मेंटेन करती हैं, जिससे कि कभी कंपनी के अंदर कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कहें तो कंपनी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस टाइम पे कंपनी अपने आप को स्टेबल रख सके, उसके लिए कंपनी अपने रिजर्व मेंटेन करके रखती है। और इसी रिजर्व में से अगर बात करें बोनस शेयर की, तो बोनस शेयर भी इसी रिजर्व का यूज़ करके डिक्लेयर किया जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे बोरोइंग्स की। तो बोरोइंग्स अगर आप देखें मार्च 2015 के अंदर तो आपको 500 के आसपास देखने को मिला था, जो अभी बढ़कर कितनी हो चुकी है, 857। तो कह सकते हैं कि कंपनी के पास अभी 857 करोड़ का लोन भी है। और जो अगर देखें तो मार्च 24 के अंदर कितना था, 286। तो कह सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों के अंदर या पिछले एक साल के अंदर ही कंपनी ने अपने जो लोन है, अपनी जो बोरोइंग है उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही लोन लिया है। लेकिन अगर कंपेयर करें इसका रिजर्व से तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 5000 के रिजर्व पड़े हुए हैं। उसके सामने अगर बात करें बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, वो 800 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। तो ये कोई हेडेक की बात नहीं है। और वैसे भी छोटी कंपनियों को या फिर कहें तो मिड कैप साइज की कंपनियों को अपने आप को एक्सपांसन करने के लिए, बड़ा करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए इस तरह के लोन लेने ही पड़ते हैं। और कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करे तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी के लोन भी बढ़ रहे हैं और साथ साथ में इस क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, ऑलमोस्ट 49.24 देखने को मिल रही है। और वहीं पर अगर बात करें एफआईएस की तो वो है 6.59% और डीआईएस 23% आपको देखने को मिल रहा है। तो डीआईएस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस कंपनी के अंदर, ऑलमोस्ट उनकी होल्डिंग 23% देखने को मिल रही है। और वहीं पे अगर बात करें पब्लिक की तो पब्लिक के पास ये होल्डिंग 20.94 देखने को मिल रही है। तो प्रोमोटर्स, एफआईएस और डीआईएस और पब्लिक चारों ही इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड हैं और चारों की ही एक अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये देखने के बाद ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल तो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो डीआईएस 23% के स्टेक नहीं लेते, एफआईएस की बात करें तो 6.59% नहीं होते। और बात करें अगर डीआईएस की तो वहाँ पे अगर देखें तो 22 से यहाँ पे बढ़कर 23 हो चुके हैं। और जो ये देखें तो कंटिन्यूस अपने जो स्टेक हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो
अगर DIS इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो कह सकते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा ही है। बाकी आपको ये कंपनी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, आप अगर चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और इस कंपनी के रिगार्डिंग या कोई भी कंपनी के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।